हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आईपीएस एएफओ 2026 प्रीलिम्स का जो एग्जाम है, इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो एमसीक्यू सीरीज चलाया जा रहा है, आज इसका तीसरा क्लास होने वाला है। इस क्लास में आपको एग्रीकल्चर के हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टोटल यहाँ पर 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन आपके लिए लाया गया है, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाला है। प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन सारे रहने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लास किया, आपको अंदाजा मिल गया होगा कि किस तरीके से ये क्लास चल रहा है। तो आप सभी को क्लास के एंड तक बने रहना है, वीडियो को पूरा देखना है। जितने क्वेश्चन यहाँ पर है, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ये प्रीलिम्स एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलते हैं इस क्लास में, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ऑफ पोटैटो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आयरिश फेमाइन? आलू का निम्नलिखित में से कौन सा रोग आयरिश फेमाइन के लिए उत्तरदायी था? अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, कॉमन स्कैब, ब्लैक स्कार्फ, फॉर डिजीज। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आयरिश फेमाइन, आयरिश जो अकाल है, ये पोटैटो के डिजीज के कारण हुआ। तो कौन सा ऐसा डिजीज है जिसके कारण ये फेमाइन देखने को मिला? तो यहां पर सबसे पहले आयरिश फेमाइन की बात करेंगे। तो ये कब हुआ? तो ये 1845 से 1849 में देखने को मिलता है। कहां पर? तो आयरलैंड में। ये आयरलैंड में हुआ। किस डिजीज के कारण हुआ? तो डिजीज का यहां पर नाम देखेंगे, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। कॉजल ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? तो फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस। इसको याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है। फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस, ये इस कॉजल ऑर्गेनिज्म का नाम है जिसके कारण ये डिजीज हुआ। ये 1845 से 1849 के बीच हुआ। कहां पर हुआ? तो आयरलैंड में हुआ। क्या रीजन था? तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोडुलेशन ऑफ लेग्यूमिनस क्रॉप? दलहनी फसलों में रूट नोडुलेशन के कारण निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व विशेष रूप से आवश्यक है? जिंक, बोरोन, मॉलिब्डेनम, कैल्शियम और सल्फर। तो यहां पर रूट नोडुलेशन है, इसका कहने का क्या मतलब है? रूट नोडुलेशन का, तो जितने भी लेग्यूम क्रॉप होते हैं, इनकी जो जड़ें होती है, रूट, यहां पर नोड्यूल्स बनने लगता है। नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि रूट नोडुलेशन के नाम से जाना जाता है। यही जो है रूट नोडुलेशन के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? तो राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है, ये कहाँ पे होता है? तो ये जो लेग्यूम क्रॉप होती है, उनकी जो जड़ें होती है, जिसपे नोड्यूल्स होता है, तो ये रूट नोडुलेशन कहलाता है, जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ रहता है? तो ये जो नोड्यूल्स बनते हैं, इसी में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है। ये N2 फिक्सेशन करने का काम करता है। और ये किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम जो एमओ है, इसका यहाँ पर उपस्थिति जरूरी है। इसका उपस्थिति इसलिए जरूरी है क्योंकि जो नाइट्रोजिनेस इंजाइम होता है, कौन सा इंजाइम? नाइट्रोजिनेस इंजाइम जो है, ये प्रॉपर फंक्शन कर सके, क्योंकि ये फंक्शन करेगा तभी यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। और इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है मॉलिब्डेनम का। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मॉलिब्डेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बेर? जो बेर है का वैज्ञानिक नाम क्या है? सीडियम गुआजवा, मेंजीफेरा इंडिका, जीजिपस मेरुटियाना, सीजियम क्यूमिनी, एनोना स्क्वामोसा। तो यहाँ पर 5 क्रॉप का नाम दिया हुआ है, 5 क्रॉप के साइंटिफिक नेम दिए हुए हैं यहाँ पर। तो आपको बताना है कि इसमें जो बेर है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो यहाँ पे जो सीडियम गुआजा है, ये किसका है? तो ये अमरूद का है, गुआवा का। मेंजीफेरा इंडिका की बात करेंगे तो आम, मैंगो। जिजिपस म्यूटियाना की बात करेंगे तो ये बेर का है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। बेर जो है ये जिजिपस म्यूटियाना के नाम से जाना जाता है। सीजियम क्यूमिनी की बात करेंगे तो ये जामुन का है, जामुन का साइंटिफिक नेम। एनोना स्क्वामोसा की बात करेंगे तो कस्टर्ड एप्पल। तो इन सारे साइंटिफिक नेम को याद रखेंगे, कौन से क्रॉप का कौन सा साइंटिफिक नेम है। यहाँ पर बेर का पूछा था, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोइल प्रॉपर्टीज इज रिप्रेजेंटेड बाय द
टर्म केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी सीईसी। निम्नलिखित में से केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी सीईसी जो है किस मृदा गुण को दर्शाती है? वाटर होल्डिंग से कैपेसिटी ऑफ सोइल, सोइल एरेशन कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ सोइल टू रिटेन एंड एक्सचेंज पॉजिटिवली चार्ज आयंस, रेट ऑफ वाटर इन्फ्लिट्रेशन, सोइल टेम्परेचर रेगुलेशन। तो यहां पर सॉइल का कौन सा प्रॉपर्टी है जो कि केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी सीईसी को रिप्रेजेंट करने का काम करता है? तो यहां सबसे पहले सीईसी के फुल फॉर्म को देखेंगे। सीईसी का फुल फॉर्म क्या है? जो यहां पे लिखा हुआ है केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, ये इसका फुल फॉर्म होता है, इस चीज को याद रखेंगे। उसके बाद इसके डेफिनेशन की बात करेंगे तो केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होता क्या है? तो यहाँ पे सोइल का ऐसा कैपेसिटी, सोइल का ऐसा क्षमता जो कि जितने भी केटायंस होते हैं, धनायन होते हैं, इसको अपने ऊपर स्टोर करके रोक कर रखने का क्षमता होता है, रोक कर रखता है। और जैसे ही यहाँ पर प्लांट को इसका रिक्वायरमेंट होता है तो सोइल यहाँ पर आराम से प्रोवाइड कर देता है, जो भी केटायन का रिक्वायरमेंट होता है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। ये इसका डेफिनेशन है। और यहाँ पर बात करेंगे कौन कौन से केटायन यहाँ पर मौजूद होते हैं, तो इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अमोनियम, और यहां पर आपको एक और दिखने को मिलेगा जिसका नाम है सोडियम, Na। तो ये सारे जो केटायंस है ये मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर सीईसी इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर सीईसी जिस मिट्टी में, जिस सॉइल में ज्यादा होता है वहां पर न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी जो है ये ज्यादा हो जाता है, फर्टिलिटी अधिक देखने को मिलता है, न्यूट्रिएंट का जो लॉस है वो वहां पर कम होता है, फर्टिलाइजर की जो इफिशियंसी है वो बढ़ने लगती है। इसीलिए यहाँ पर सीईसी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अगर ऑर्डर की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पर सीईसी किसमें देखने को मिलता है, तो इस ऑर्डर को याद रखिएगा। क्ले, क्ले में ज्यादा होता है, सिल्ट में उससे कम होता है, और सबसे कम यहाँ पर सैंड में देखने को मिलता है। तो इस ऑर्डर को भी याद रखेंगे। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है हाईएस्ट सीईसी, सबसे जो हाईएस्ट सीईसी है, हाईएस्ट केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, ये किस में होता है? तो ये ह्यूमस में होता है। इस चीज को याद रखेंगे, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो आई होप आपको ये स्लाइड समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड बाय फंगस। गन्ने का निम्नलिखित में से कौन सा रोग फफूंद फंगस द्वारा होता है? ग्रासी सूट, रेड रोट, रटून स्टंटिंग, लीफ स्काल्ड, व्हाइट लीफ। तो यहाँ पर 5 डिजीज का नाम दिया हुआ है। तो जो शुगर केन में देखने को मिलता है और भी फंगस से होता है, फफूंद होता है, तो ये कौन सा डिजीज है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रेड रोट। जो फंगस से होता है और शुगर केन में देखने को मिलता है वो है रेड रोट। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कैंसर ऑफ शुगर केन के नाम से भी जाना जाता है, कैंसर ऑफ शुगर केन। काफी डिस्ट्रक्टिव डिजीज है, ये काफी विनाशकारी डिजीज है। इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो क्या है? तो कोलेक्टोटाइकम फिलेक्टम, ये इसका क्या है? कॉजल ऑर्गेनिज्म। कॉजल ऑर्गेनिज्म के यहाँ पे नाम देखेंगे, कोलेक्टो ट्राइकम फेल्कटम, ये इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। इस चीज को याद रखेंगे, कैंसर ऑफ शुगर केन के नाम से जाने जाता है, फंगस डिजीज है, रेड रोट है, शुगर केन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंटिफिक नेम ऑफ अनियन। जो प्याज है अनियन, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एलियम सेपा, एलियम एस्टिवम, ब्रेसिका ओलरेसी, डायकस कैरोटा, सोलनम ट्यूरेसन। तो काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन काफी लोग इसको गलत करते हैं। एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो लोग गलत कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग सिर्फ राइस, व्हीट, मेज, इन्हीं सब का सीरियल्स जो होता है इन्हीं सब का नाम याद करके जाते हैं, और यहाँ पर अनियन गार्लिक का पूछ देगा तो आप यहाँ पर गलत करके आ जाओगे। इसीलिए बेसिक क्वेश्चन है, आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ पर अनियन जो है इसका साइंटिफिक नेम की बात करेंगे तो एलियम सेपा होता है, यही इसका साइंटिफिक नेम है अनियन। एलियम जो स्टीवम है ये किसका है? तो ये गार्लिक का है। ब्रेसिका ओलरेसी की बात करेंगे तो कैबेज, जो पत्ता गोभी है। डायकस कैरोटा की बात करेंगे तो गाजर, कैरोट, गाजर। सोलनम ट्यूरेसम की बात करेंगे तो पोटैटो, आलू। तो इन सारी चीजों को याद रखेंगे। यहां पर इसका साइंटिफिक नेम था एलियम सेपा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज क्लासिफाइड एज सॉल्ट डे प्लांट। निम्नलिखित में से कौन सा फसल सॉल्ट डे प्लांट के रूप में वर्गीकृत की जाती है? व्हीट, बार्ले, ओट, राइस और मस्टर्ड। तो यहाँ पर सॉल्ट डे प्लांट के अंतर्गत कौन सा क्रॉप आता है? तो यहाँ पर जब आप एग्रोनॉमी को पढ़िएगा तो यहाँ पे फोटोपियोडिज्म एक टॉपिक आता है जिसके आधार पर यहाँ पर जो प्लांट है इसको दो पार्ट में बांटा जाता है, एक शॉर्ट डे, दूसरा यहाँ पे लॉन्ग डे। डे लेंथ के आधार पर यहाँ पर क्या होता है, शॉर्ट डे में जो दिन की अवधि है, डे लेंथ, ये कम चाहिए होता है और यहाँ पर ज्यादा चाहिए होता है। यही यहाँ पे मेजर डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि शॉर्ट डे प्लांट के अंतर्गत कौन सा क्रॉप आता है, तो ये यहाँ पर राइस इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको याद कैसे रखेंगे, तो जितने भी खरीफ क्रॉप है, खरीफ क्रॉप ये सारे मैक्सिमम शॉर्ट डे में आते हैं और यहाँ पर रबी क्रॉप मैक्सिमम ये लॉन्ग डे में आते हैं। यहाँ पर खरीफ के एग्जाम्पल की बात करेंगे तो राइस तो हो ही गया, इसके अलावा और क्या क्या एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर सोयाबीन आएगा, टोबैको आएगा, ये आपका शॉर्ट डे में आ जाएगा। रबी की बात करेंगे तो जितने भी यहाँ पर बाकी बच गए, जैसे व्हीट हो गया, बार्ले हो गया, ओट्स हो गया, ये सारा आपका लॉन्ग डे में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट इज नॉन एज द वेक्टर ऑफ सिट्रस ग्रीनिंग डिजीज। सिट्रस ग्रीनिंग डिजीज जो है इसका वाहक वेक्टर निम्नलिखित में से कौन सा कीट है? व्हाइट फ्लाई, एफिड्स, सिट्रस पाइला, थ्रिप्स, लीफ माइनर। तो यहाँ पर जो सिट्रस है इसमें ग्रीनिंग डिजीज देखने को मिलता है, सिट्रस ग्रीनिंग डिजीज। तो इसका जो वेक्टर है वो कौन सा इंसेक्ट है, ये आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सिट्रस पाइला जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो है, ये जो इंसेक्ट है ये वेक्टर है किसका, सिट्रस ग्रीनिंग डिजीज का। इसके सिम्टम्स की बात करेंगे तो सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलता है जब ये डिजीज होता है, तो यहाँ पर जो पत्तियां हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती है, जो फ्रूट का डेवलपमेंट है ये अनइवन तरीके से होता है, अनइवन तरीके से होने लगता है। फ्रूट की जो क्वालिटी है, फ्रूट क्वालिटी ये खराब हो जाती है और जो यील्ड है कम हो जाती है। ठीक है, तो ये सारा सिम्टम्स देखने को मिलता है सिट्रस ग्रीनिंग डिजीज जब होता है, तो इसका जो वेक्टर है वो है सिट्रस पाइला। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिल्क प्रोटीन प्रेजेंट इन काउ मिल्क। गाय के दूध में पाया जाने वाला सबसे प्रमुख प्रोटीन जो है वो कौन सा है? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, केसिन, लैक्टोग्लोबुलिन, ग्लूटेन। तो यहाँ पर जो काउ मिल्क है इसमें सबसे ज्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है, मेजर जो प्रोटीन है वो इन पांचों में से कौन सा है? यहाँ पर मैं ऐसे हटा दे रहा हूँ ऑप्शन नंबर ई को। ये जो व्हीट का प्रोटीन है, व्हीट में पाया जाने वाला जो प्रोटीन होता है वो ग्लूटेन के नाम से जाना जाता है, तो ये तो ऐसे ही हट गया। बाकी के चार बचे, तो यहाँ पर चारों में से बताना आपको। तो यहाँ इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केसिन जो है ये काउ मिल्क में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला जो प्रोटीन है। इसकी मात्रा बात करेंगे, अगर प्रोटीन 100% है तो केसिन जो है अकेले 80% पाया जाता है। 80% मात्रा केसिन का होता है सिर्फ प्रोटीन में, काउ के मिल्क में, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग फार्म पावर सोर्स कंट्रीब्यूट्स द हाईएस्ट शेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर एट प्रेजेंट। तो वर्तमान में, अभी के समय में भारतीय कृषि में निम्नलिखित में से कौन सा फार्म पावर सोर्स सर्वाधिक योगदान देता है? ह्यूमन पावर, एनिमल पावर, ट्रैक्टर पावर, इलेक्ट्रिक पावर, विंड पावर। तो अभी के टाइम पे जिस तरीके से मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, जिस तरीके से तकनीकों का उपयोग हो रहा है, यहाँ पर ह्यूमन पावर और एनिमल पावर काम नहीं कर रहा है। अभी यहाँ पर ट्रैक्टर पावर का यूज हो रहा है। फार्म पावर सोर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे ट्रैक्टर पावर का यूज हो रहा है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। चाहे यहाँ पर टीलेज एक्टिविटी हो, चाहे यहाँ पे सीड की सोइंग की बात करेंगे, चाहे यहाँ पे हार्वेस्टिंग की बात करें, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, सब में यहाँ पे ट्रैक्टर का यूज हो रहा है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ट्रैक्टर पावर।
एनिमल पावर और जो ह्यूमन पावर था ये स्टार्टिंग में जब फार्म पावर सोर्स का स्टार्टिंग हुआ था उस टाइम यहाँ पर एनिमल पावर का यूज होता था और ह्यूमन पावर का यूज होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एविडेंटली प्रेजेंट इन कैरोट। तो जो गाजर है कैरोट निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए जिसको बीटा कैरोटीन के नाम से भी जाने जाते हैं और विटामिन के। तो काफी इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो कैरोट है इसमें जो विटामिन पाया जाता है प्रचुर मात्रा में वो होता है विटामिन ए। विटामिन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। विटामिन ए का जो प्रिकर्सर होता है वो बीटा कैरोटीन होता है, इस चीज को भी याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना बताना है जो कैरोट है गाजर है इसकी फैमिली क्या है। जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं यहाँ तक देखे हैं अभी तक वीडियो को, इसकी फैमिली को बताना है जो कैरेट है इसका फैमिली क्या है, कमेंट करके आंसर दे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ सोइंग वीट जनरली प्रोवाइड्स बेटर सीड प्लेसमेंट एंड यूनिफॉर्म प्लांट पॉपुलेशन। गेहूं की बुवाई निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि बेहतर सीड प्लेसमेंट तथा यूनिफॉर्म प्लांट पॉपुलेशन प्रदान करती है? ब्रॉडकास्टिंग, डिबलिंग, लाइन सोइंग एंड सीड ड्रिल, ट्रांसप्लांटिंग, पैरा सोइंग। तो यहाँ पर वीट सोइंग में जो बेटर सीड प्लेसमेंट और यूनिफॉर्म प्लांट पॉपुलेशन देखने को मिलता है तो ये लाइन सोइंग जब करते हैं या फिर सीड ड्रिल मेथड से यहाँ पर जब सीड की बुआई करते हैं सोइंग करते हैं तब देखने को मिलता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, लाइन सोइंग एंड सीड ड्रिल विथ सीड ड्रिल। ये इसका सही आंसर होने वाला है। क्यों किया जाता है इसके थ्रू? क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्म लेंथ ऑब्टेन होता है। यूनिफॉर्म यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? स्पेसिंग देखने को मिलेगा और प्रॉपर सीड प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सारा खासियत है इसका, इसीलिए यहाँ पे लाइन सोइंग का यूज किया जाता है। जब भी वीट की बात करेंगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है कि मॉडर्न वीट कल्टीवेशन में जो रिकमेंडेड मेथड है सीड का सोइंग का वो क्या है? तो सीड ड्रिल सोइंग, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल स्टोरेज पॉलीसेकेराइड फाउंड इन प्लांट्स। पौधों में पाए जाने वाला जो प्रमुख संचयी बहुत शर्करा स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है निम्नलिखित में से कौन सा है? सेलुलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च, काइटिन और पैक्टिन। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टोरेज पॉलीसेकेराइड को समझेंगे। जब भी यहाँ पर प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है तो इसके फलस्वरूप क्या बनता है? तो ग्लूकोज। और ग्लूकोज को डायरेक्ट स्टोर करके नहीं रखा जा सकता है क्योंकि ये घुलनशील होता है, सॉल्यूबल होता है। सॉल्यूबल होता है, इसको स्टोर नहीं किया जा सकता है, इसीलिए जो ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में फिर संग्रहित किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च। और ये कहाँ पाया जाता है? जब भी बात करें स्टार्च कहाँ पाया जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? पोटैटो के ट्यूबर में, पोटैटो ट्यूबर, राइस ग्रेन, व्हीट ग्रेन, मेज ग्रेन। तो ये सब में आपको देखने को मिलेगा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिकमेंडेड स्पेसिंग जनरली एडॉप्टेड फॉर नॉर्मल ट्रांसप्लांटेड राइस कल्टीवेशन। सामान्य रोपित धान ट्रांसप्लांटेड राइस के लिए सामान्यता अनुशंसित जो दूरी है स्पेसिंग है क्या है? 10 इंटू 10 सेंटीमीटर, 15 इंटू 15 सेंटीमीटर, 20 इंटू 15 सेंटीमीटर, 30 इंटू 30 सेंटीमीटर, 45 इंटू 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या स्पेसिंग रखते हैं जब ट्रांसप्लांटेड राइस का कल्टीवेशन करते हैं? तो यहाँ पे ट्रांसप्लांटेड राइस का जब कल्टीवेशन करेंगे तो स्पेसिंग जो रखा जाता है वो है आपका 20:15। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे 20 × 15 सेंटीमीटर यहाँ पर स्पेसिंग रखा जाता है। स्पेसिंग क्यों रखा जाता है, क्यों इंपॉर्टेंट है? तो प्लांट के पॉपुलेशन के लिए, प्लांट पॉपुलेशन के लिए, लाइट इंट्रेक्शन के लिए, लाइट अच्छी तरीके से पहुंच पाए इसके लिए, न्यूट्रिएंट के यूटिलाइजेशन के लिए, न्यूट्रिएंट यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से न्यूट्रिएंट का यहाँ पे यूटिलाइज हो सके और ईल्ड यहाँ पर अच्छे तरीके से प्राप्त हो सके, ईल्ड के लिए। ठीक है, यहाँ पर स्पेसिंग अगर कम रखेंगे तो इससे क्या नुकसान होगा? तो यहाँ पर जो
क्या बोलते हैं न्यूट्रेंट है, इसका यहाँ पर कंपटीशन बढ़ेगा, डिजीज का यहाँ पर अफेक्शन ज्यादा होगा, तो इसीलिए यहाँ पे स्पेसिंग रखना आपके लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन फॉर क्लासिफाइंग इरिगेशन वाटर क्वालिटी विथ रिस्पेक्ट टू सोडियम हजार्ड। सोडियम जनित खतरे सोडियम हजार्ड के आधार पर सिंचाई जल की गुणवत्ता के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। क्वेश्चन का लेंथ ज्यादा है, क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़िए, हिंदी में भी पढ़िए और ऑप्शन को पढ़ के फिर अच्छे तरीके से आंसर दीजिए कमेंट करके। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सोडियम हजार्ड, जो सोडियम जनित खतरा है, इसके आधार पर सिंचाई जल जो इरिगेशन वाटर है की गुणवत्ता के वर्गीकरण के लिए यहाँ पे कौन सा मानदंड का महत्वपूर्ण माना जाता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ईसी, रेसिडुअल सोडियम कार्बोनेट आरएससी, सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो एसएआर, पीएच और डिसॉल्व ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो एसएआर। एसएआर जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे, इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एसएआर में सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो में कि जो इरिगेशन वाटर होता है, इरिगेशन जल होता है, सिंचाई जल होता है, इसमें सोडियम की मात्रा की तुलना किसकी, जो सोडियम है इसकी मात्रा की तुलना कैल्शियम और मैग्नीशियम से करते हैं। किससे, कैल्शियम और मैग्नीशियम। और इससे पता क्या चलता है, जो पानी है वो मिट्टी को सोडियम बनाने के लिए कितना क्षमता रखता है। इससे क्या पता चल रहा है, जो पानी है वो मिट्टी को सोडियम बनाने के लिए कितना क्षमता रखता है, इस चीज का पता चलता है। इसीलिए यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो है एसएआर, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉटन। कपास जो है कॉटन का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। गॉसिपियम हिरोसुटम, कॉर्कोरस कैप्सुलरिस, हिबिस्कस कैनाबाइनस, लीनम ओसिटाटिसिमम, क्रोटालेरिया जुन्सिया। तो यहाँ पर कॉटन का साइंटिफिक नेम बताना है, काफी इजी है लेकिन सबको कंफ्यूज होते हैं, आंसर गलत करके आते हैं। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, गॉसिपियम हिरसिटम। ये इंडिया में यहाँ पर काफी वैरायटी देखने को मिलता है कॉटन का, लेकिन इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है गॉसिपियम हिरसिटम। और इस क्वेश्चन में भी आपको इसका फैमिली बताना है, जो कॉटन है इसकी फैमिली बताना है, किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो दो क्वेश्चन आपको मिल रहा है, दोनों फैमिली से है, आपको कमेंट करके आंसर देना है। बिल्कुल आप जितने भी क्लास कर रहे हैं यहाँ तक पहुंचे हैं, आप कमेंट कीजिए और आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ए शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप ग्रोन इन बिटवीन टू मेन क्रॉप्स टू यूटिलाइज द अवेलेबल टाइम एंड रिसोर्सेज इफिशिएंटली इज नॉन एज। क्वेश्चन का लेंथ देख के आपको घबराना नहीं है, यहाँ पर हिंदी को पढ़िएगा, आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। दो मुख्य फसलों मेन क्रॉप्स के बीच उपलब्ध समय एवं संसाधनों का उपयोग करने के लिए उगाई जाने वाली अल्प अवधि शॉर्ट ड्यूरेशन वाली फसल को क्या कहते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर दो मेन क्रॉप है, एक क्रॉप हो गया और दूसरा, दो मेन क्रॉप है, इसको हम लोग लगाएं, उसके बाद हम लोग इसको लगाने वाले हैं, लेकिन इसके बीच में जो गैप है अभी इसका हार्वेस्टिंग हुआ नहीं है, दूसरा क्रॉप लगाएंगे, अभी खेत यहाँ पर खाली है, जो फील्ड है वो खाली है, तो कम टाइम बचा हुआ है, यहाँ पर एक शॉर्ट ड्यूरेशन हम लोग यहाँ पर क्रॉप लगा सकते हैं। इस बीच में हम लोग एक क्रॉप लगा सकते हैं। यहाँ पर स्पेसिंग की बात नहीं कर रहे हैं, स्पेसिंग की बात हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि मेन क्रॉप है, आज अगर राइस का कल्टीवेशन कर रहे हैं, राइस का हार्वेस्टिंग हो गया तो कुछ टाइम तक फील्ड खाली छोड़ देते हैं, उसके बाद किसी और क्रॉप को लगाते हैं। तो इस बीच अगर हम लोग किसी शॉर्ट ड्यूरेशन वाले क्रॉप को लगा देते हैं तो ये कौन सा क्रॉप कहलाता है। कैच क्रॉप, रिले क्रॉप, कंपेनियन क्रॉप, इंटर क्रॉप, स्मूदर क्रॉप। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कैच क्रॉप। जब दो मेन क्रॉप के बीच में एक शॉर्ट ड्यूरेशन वाला जो क्रॉप है इसको लगा देते हैं, खाली पीरियड का हम लोग यूटिलाइज कर लेते हैं, तो ये कैच क्रॉप के नाम से जाना जाता है। तो ये कैच क्रॉप को हम लोग करते क्यों हैं, ताकि यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स है, जैसे कि लैंड जो हो गया, जो प्रति जमीन रह जाता वो उसका यहाँ पर यूज हो गया, दूसरा यहाँ से इनकम जनरेट हो गया। लैंड में कल्टीवेशन किए, कल्टीवेशन करने के बाद ईल्ड प्राप्त हुआ, उसको मार्केट में बेचा और यहाँ पर इनकम जनरेट हुआ, तो इसके लिए कैच क्रॉप किया जाता है। इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे कि सर एग्जाम्पल बताइए, तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि यहाँ पर वीट हो गया, मेन क्रॉप है, उसके बाद यहाँ पर राइस हो गया, इसके बीच में हम लोग यहाँ पर क्या लगा दिए खाली टाइम पे, तो मूंग को लगा दिए।
तो ये कैच क्रॉप कहलाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द हार्वेस्ट इंडेक्स HI इज द रेशियो ऑफ। हार्वेस्ट इंडेक्स निम्नलिखित में से किसका अनुपात रेशियो है? इकोनॉमिक यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड, बायोलॉजिकल यील्ड अपॉन इकोनॉमिक यील्ड, ग्रेन यील्ड अपॉन स्ट्रॉ यील्ड, स्ट्रॉ यील्ड अपॉन ग्रे यील्ड, इकोनॉमिक यील्ड अपॉन टोटल ड्राई मैटर प्रोडक्शन पर डे। तो यहाँ पे हार्वेस्ट इंडेक्स जो है ये किसका रेशियो है, इसका फॉर्मूला क्या है? तो यहाँ पर HI की बात करेंगे, हार्वेस्ट इंडेक्स की बात करेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है इकोनॉमिक यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड इंटू 100। इसको नहीं भूलना है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर अनियन एंड गार्लिक NRCOG नाउ डायरेक्टरेट ऑफ अनियन एंड गार्लिक रिसर्च DOGR इज लोकेटेड एट। तो राष्ट्रीय प्याज एवं लहसुन जो अनुसंधान केंद्र है, रिसर्च स्टेशन है, ये डायरेक्टरेट ऑफ अनियन एंड गार्लिक रिसर्च बन गया। तो ये कहाँ पे स्थित है? करनाल हरियाणा, पुणे महाराष्ट्र, राजगुरुनगर पुणे महाराष्ट्र, हैदराबाद तेलंगाना, नासिक महाराष्ट्र। तो मैक्सिमम स्टूडेंट को यहाँ पर कंफ्यूजन होने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को यहाँ पर क्या पता होगा? पुणे इसका सही आंसर पता होगा, पुणे में है। लेकिन पुणे में कहाँ पर है? यहाँ पे पुणे में तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी भी दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है, महाराष्ट्र आपका ई में भी है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, राजगुरुनगर पुणे जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो है राजगुरुनगर पुणे महाराष्ट्र। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना की बात करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट की बात करेंगे तो 1998 में इसको स्थापित किया गया था। इस चीज को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द बोटानिकल नेम ऑफ ओट इज। जो ओट्स है इसका वनस्पतिक नाम, बोटानिकल नेम क्या है? होडियम वल्गेर, टिटिकम एस्टिवम, अवेना सेटाइवा, सिकेल सीरियल, सोरगम बाइकलर। तो ओट्स है इसका साइंटिफिक नेम आपको बताना है। ओट्स की बात करेंगे तो ये एक रबी क्रॉप है, इस चीज को याद रखेंगे, रबी क्रॉप है। इसके साइंटिफिक नेम की बात करेंगे, बोटानिकल नेम की बात करेंगे तो बोटानिकल नेम एवेना सटाइवा होता है। ऑप्शन नंबर जी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये फोडर के लिए यूज में लिया जाता है, ग्रेन भी है, हे और साइलेज बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इस चीज को याद रखेंगे। होडियम वल्गेर की बात करेंगे तो ये किसका साइंटिफिक नेम है? तो ये बार्ले का है, मैंने बताया। टिटिकम एस्टिवम वीट। सीकेल सीरियल किसका है? तो इस चीज को याद रखेंगे, ये राई का है। सोरगम बाइकलर की बात करेंगे तो सोरगम, ज्वार बोल सकते हैं इसको। इस क्वेश्चन में भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है। इस क्वेश्चन में भी होमवर्क क्या दिया जा रहा है? जो ओट्स है इसका फैमिली बताना है। तो यहाँ पे तीसरा क्रॉप, इसका फैमिली आपको बताना है। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। इसका आंसर आपको 3 क्रॉप का आंसर देना है, इसका फैमिली क्या क्या है आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोइंग ऑफ पैडी सीडलिंग्स इन अ सोइललेस मीडियम इज नॉन एज। मिट्टी रहित माध्यम सोइललेस मीडियम में धान की पौध तैयार करना की विधि को क्या कहा जाता है? ड्राई बेड नर्सरी, वेट बेड नर्सरी, डेपोग नर्सरी, मैट नर्सरी, रेज्ड बेड नर्सरी। तो कौन सा यहाँ पर नर्सरी कहलाता है जब सोइललेस मीडियम में धान की जो पौध है, सीडलिंग है, इसका प्रिपरेशन किया जाता है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, डेपोग नर्सरी। डेपोग नर्सरी एक ऐसा यहाँ पर टेक्निक है जहां पर एक ऐसा नर्सरी है जहां पर जो सीडलिंग है, सीडलिंग है किसका? तो धान का, पैडी का, इसको बिना मिट्टी के, यहाँ पे मृदा का यूज नहीं होता है, सोइललेस मीडियम में इसको ग्रो किया जाता है, इसको तैयार किया जाता है, जो कि डेपोग नर्सरी कहलाता है। इसमें पौधे कितना दिन में तैयार होते हैं? तो 10 से 14 दिन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि डेपोग मेथड में कितने दिन में सीडलिंग तैयार हो जाते हैं? तो 10 से 14 दिन में। कम टाइम का यहाँ इसमें कम टाइम लगता है, और स्थान की जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी कम कम स्थान में कम टाइम में जो यहाँ पर नर्सरी तैयार हो जाता है, सीडलिंग तैयार हो जाता है, वो डेपोग नर्सरी कहलाता है। इस चीज को याद रखेंगे, ये सोइललेस मीडियम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट NAARM इज लोकेटेड इन विच सिटी। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी जो NAARM है किस शहर में स्थित है? न्यू दिल्ली,
हैदराबाद, बेंगलुरु, लुधियाना, पुणे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका हैदराबाद। हैदराबाद में भी कहाँ पे, तो राजेंद्र नगर। राजेंद्र नगर में ये स्टैब्लिश्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्राउंडनट NRCG, नाउ डायरेक्टरेट ऑफ ग्राउंडनट रिसर्च DGR, इज सिचुएटेड एट। राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान केंद्र जो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्राउंडनट है, डायरेक्टरेट ऑफ ग्राउंडनट रिसर्च DGR, ये कहाँ पे स्थित है? जूनागढ़ गुजरात, आनंद गुजरात, राजकोट गुजरात, हैदराबाद तेलंगाना, धारवाड़ कर्नाटका। NRCG जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये जूनागढ़ गुजरात में है। ग्राउंडनट जो है ये जूनागढ़ गुजरात में है। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डीप प्लाउइंग इज कंसीडर्ड मोस्ट बेनिफिशियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। गहरी जुताई डीप प्लाउइंग जो है निम्नलिखित में से किस फसल के लिए सबसे अधिक लाभकारी मानी जाती है? वीट, राइस, ग्राउंडनट, सुगरकेन और मस्टर्ड। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सुगर केन। जब वैसा टिलेज प्रैक्टिसेस, वैसा प्लॉइंग, जब यहाँ पर लगभग 30 से 45 सेंटीमीटर यहाँ पर जब प्लॉइंग किया जाता है तो ये डीप प्लॉइंग के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे जिसका सही आंसर है सुगर केन, क्योंकि सुगर केन जो है ये डीप रूटेड क्रॉप है। ठीक है, तो इसका आंसर, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे वीट में बात करेंगे तो वीट में नॉर्मल टिलेज देखने को मिलता है, नॉर्मल टिलेज प्रैक्टिस होता है। राइस में यहाँ पर पडलिंग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन विच मेथड ऑफ सोइंग आर सीड्स प्लेस्ड एट द रिक्वायर्ड डेप्थ इन इंडिविजुअली प्रिपेयर्ड होल्स। किस बुआई विधि, मेथड ऑफ सोइंग में बीजों को अलग अलग बनाए गए गड्ढे, छिद्रों, होल्स में आवश्यक गहराई रिक्वायर्ड डेप्थ पर डाला जाता है? ब्रॉडकास्टिंग, ड्रिलिंग, डिबलिंग, ट्रांसप्लांटिंग, हिल ड्रॉपिंग। तो इस मेथड में क्या होता है कि होल्स का डेवलपमेंट होता है और यहाँ पे जो रिक्वायर्ड डेप्थ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर होल्स बनाए जाते हैं और फिर बुआई की जाती है। तो ये कौन सा प्लांटिंग कहलाता है, किस तरीके का मेथड कहलाता है? तो ये डिबलिंग कहलाता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, डिबलिंग। यहाँ पर एक मशीन आता है डिबलर, हाथों से यूज कर सकते हैं और इसके द्वारा यहाँ पर होल किया जाता है और फिर जो भी डेप्थ होता है, रिक्वायर्ड डेप्थ, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सीड को बोया जाता है, जो कि डिबलिंग कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। इससे एकदम प्रॉपर डेप्थ देखने को मिलता है, प्रॉपर डेप्थ, प्रॉपर स्पेसिंग। ये किस किस क्रॉप में होता है, तो मेज में होता है, कॉटन में होता है, पीजन पी जो अरहर है, साथ ही साथ कैस्टर में, इन क्रॉप में देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे, सोइंग ऑफ कुकर बीट्स एट द टाइम ऑफ अर्थिंग अप इन पोटैटो क्रॉप फील्ड इज नॉन एज। आलू की फसल में अर्थिंग अप के समय कुकर बीट्स की बुआई को क्या कहा जाता है? मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग, पैरा क्रॉपिंग और सिक्वेंशनल क्रॉपिंग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग क्या होता है, तो जब भी यहाँ पर कोई प्लांट, जैसे कि हम लोग कोई भी क्रॉप यहाँ पे लगाए हैं तो इसका हार्वेस्टिंग में भी टाइम है, हार्वेस्टिंग में टाइम है, तो यहाँ पर दूसरा जो क्रॉप है, जो आने वाला सीजन का क्रॉप है, उसको लगाएंगे, इसको हार्वेस्ट करेंगे। उससे पहले यहाँ पर हार्वेस्टिंग से पहले ही यहाँ पर दूसरा क्रॉप को लगा देते हैं। हार्वेस्टिंग से पहले ही यहाँ पर दूसरे क्रॉप के सीड्स को बो देते हैं। यहाँ पर कुछ टाइम तक दोनों एक साथ यहाँ पर फील्ड में दिखाई देता है। तो ये जो क्रॉपिंग सिस्टम है ये रिले क्रॉपिंग कहलाता है। सिंपल से डेफिनेशन एक बार फिर से समझेंगे कि जो भी प्लांट लगा हुआ है, जो भी क्रॉप लगा हुआ है, इसकी हार्वेस्टिंग से पहले यहाँ पर जो आने वाला सीजन का क्रॉप है उसकी सीड्स की बुआई कर दी जाती है। तो ये जो क्रॉपिंग है ये रिले क्रॉपिंग के अंतर्गत आता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर जो आलू है, आलू की फसल में अर्थिंग अप के समय ही यहाँ पर कुकर बीट्स फैमिली की बुआई कर देते हैं, कुकर बीट्स जो है इसकी सोइंग कर देते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स फाउंड इन पायरिला इंसेक्टिस। जो पायरिला इंसेक्ट है, सुगर केन पायरिला, में किस प्रकार के मुखांग माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं? बाइटिंग एंड चूइंग, चूइंग एंड लैपिंग, पियर्सिंग एंड सकिंग, रास्पिंग एंड सकिंग, स्पॉन्जिंग। तो यहाँ पर जो पायरिला इंसेक्ट है, जो सुगर केन पायरिला के नाम से जाना जाता है, इसमें कौन सा माउथ पार्ट होता है?
तो यहाँ पे पियर्सिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट देखने को मिलता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, पियर्सिंग एंड सकिंग। पियर्सिंग और सकिंग और किस ऑर्डर में देखने को मिलता है, तो हेमीपटेरा में। हेमीपटेरा पटेरा जो ऑर्डर है, इसके जो इंसेक्ट होते हैं उनमें जो माउथ पार्ट होता है वो पियर्सिंग और सकिंग टाइप का होता है। इसके एग्जांपल की बात करेंगे तो इसमें और कौन कौन से इंसेक्ट आते हैं, तो जैसिड हो गया, एफिड्स हो गया, व्हाइट फ्लाई हो गया, और यहाँ पे जो पायरेला दिया हुआ इंसेक्ट पायरेला, ये भी इसका एग्जांपल है। बाइटिंग और च्यूइंग बात करेंगे तो ग्रास होपर, कैटरपिलर और बीटल्स, इसको याद रखेंगे। जो ग्रास होपर हो गया, बीटल्स हो गया और कैटरपिलर, इनके जो माउथ पार्ट होते हैं वो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के होते हैं। और यहाँ पर च्यूइंग एंड लैपिंग की बात करेंगे तो ये किस में देखने को मिलता है, तो हनी बी, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज को कम से कम याद रखना कि जो च्यूइंग और लैपिंग होता है ये हनी बी का होता है। रास्पिंग एंड सकिंग की बात करेंगे तो ये थ्रिप्स में देखने को मिलता है। स्पॉन्जिंग आपको देखने को मिलेगा हाउस फ्लाई, जो घरेलू मक्खी होती है, इसका जो माउथ पार्ट होता है वो स्पॉन्जिंग टाइप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज कंसीडर्ड अ प्रोटेक्टिव क्रॉप। निम्नलिखित में से कौन सी फसल को प्रोटेक्टिव क्रॉप माना जाता है, मस्टर्ड, सनफ्लावर, सैफफ्लावर, लेंटिल, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो प्रोटेक्टिव क्रॉप है इसका डेफिनेशन क्या होता है, ये क्या होता है, तो यहाँ पे अगर किसी तरीके का क्लाइमेटिक कंडीशन खराब हो जाए, कैसा भी यहाँ पे प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, चाहे कि यहाँ पे ड्रॉट आ जाए, सूखा, या फिर फ्रोस्ट हो जाए, पुअर सोइल फर्टिलिटी, चाहे यहाँ पर किसी तरीके का आपदा आ जाए, फिर भी जो क्रॉप है ये कहीं ना कहीं बेनिफिट देके जाएगा आपको। जो फार्मर्स है उनको नुकसान नहीं होने देगा, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उपज देगा, जो कि प्रोटेक्टिव क्रॉप के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है सैफफ्लावर। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉन एज द कैमल क्रॉप। निम्नलिखित में से किस फसल को कैमल क्रॉप कहा जाता है, बार्ले, ज्वार, ओट्स, पैडी और नन ऑफ दिस। तो कैमल क्रॉप की बात करेंगे तो जो ज्वार है इसका सही आंसर हो जाएगा सोरगम। जो ज्वार है इसको कैमल क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है, क्यों, क्योंकि ये ड्रॉट को टॉलरेट करता है, कम वर्षा वाले क्षेत्र में भी अच्छा खासा ये ग्रो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी IIAB जो है इज सिचुएटेड एट। भारतीय कृषि जैविक प्रौद्योगिकी संस्थान जो है ये कहाँ पे स्थित है, हैदराबाद तेलंगाना, न्यू दिल्ली, रांची झारखंड, बेंगलुरु कर्नाटका, लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो IIAB जो है ये कहाँ पर है, ये रांची झारखंड में है। जब भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो रांची में है, झारखंड में है। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन जो कि क्लास 3 IPS A4 प्री के लिए, प्री एग्जाम के लिए, जहां पर एग्रीकल्चर का भी पोर्शन आएगा, इसके लिए ये सीरीज चलाया गया है। इससे पहले यहाँ पर 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास 1 और क्लास 2 दोनों का प्लेलिस्ट बना हुआ है। यहाँ पर प्लेलिस्ट में सारा एक एक करके सारा अपलोड हो रहा है। तो जितने भी स्टूडेंट है जो यहाँ तक देख रहे हैं इस क्लास को, या फिर IPS A4 की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और इन दोनों को वीडियो को भी देख लीजिए। काफी अच्छे क्वेश्चन, 2 क्लास कीजिएगा, 60 क्वेश्चन वहां से हो जाएगा, और आज का 30 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। उसके बाद अगर इस क्लास का PDF चाहिए होगा तो हमारे ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है एग्री टू कल्चर फैमिली, ये सर्च कीजिए और ये टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। यहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा, या फिर आप इसका स्कैनर का भी यूज कर सकते हैं। स्कैनर को जो QR कोड है इसको स्कैन कीजिए और टेलीग्राम चैनल में डायरेक्ट ज्वाइन हो जाइए। तो थैंक यू आप सभी का क्लास में बने रहने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।